हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 का 3 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए ये जो एक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाए तो सबसे आसान तरीका है थीटा की कोई वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डाल देता हूं मैं। थीटा इक्वल टू 0 डालोगे तो ये आपके पास बन गया साइन 30 माइनस ये बन गया कोस 60। साइन 30 और कोस 60 ये दोनों ही आपको मालूम होनी चाहिए। साइन 30 होता है हाफ के बराबर और कोस 60 भी होता है हाफ के बराबर। तो हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल से बाइक टू बी एट 45% प्रॉफिट। ए ने बी को बाइक बेची 45% प्रॉफिट पे। देन बी ने सी को 30% प्रॉफिट पे बाइक बेच दी, सेम बाइक। और सी ने 43,355 रुपए पे किए बी को। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक फॉर ए। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि ए की जो कॉस्ट प्राइस है, एज कॉस्ट प्राइस, उससे 45% का प्रॉफिट कमाया ए ने, मतलब बी ने कितना पे किया ए की कॉस्ट प्राइस पे 145%। क्योंकि कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, उस पर आप 45% का प्रॉफिट निकालेंगे तो वो 45% के बराबर ही आएगा। 100 प्लस 45 इक्वल टू 145। तो एक तरीके से बी ने ए की कॉस्ट प्राइस का 145% पे किया। तो ये हो गई बी के लिए कॉस्ट प्राइस। अब बी जब सी को बेचेगा तो इस कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा और इस कॉस्ट प्राइस पे उसको 30% का प्रॉफिट आया। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे की 130% पे सी ने बाइक को खरीदा। और सी ने कितना पे किया था, सी ने किया था 43,355। तो यहां से अपन ए की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 3 जा 39, 43 मतलब फिर से 13 3 जा 39, 45 मतलब फिर से 13 3 जा 39 और 65 मतलब 13 5 जा 65। तो यहां से 145 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 145 का 2 बार में हो गया अपने पास 290। 333 माइनस 290 करोगे तो 43। 43 का मतलब 435 और 145 का 3 बार में होता है 435। तो यहां से ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास आ जाएगी 23 इंटू 1000 मतलब 23,000। ऑप्शन नंबर 1। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और हाइट अपन को दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाइट तो आपको दे रखी है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए जो कि नहीं दे रखी। तो रेडियस अपन निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की मदद से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच इक्वल टू हो जाएगा 88। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दी 22/7। रेडियस यही अपन को निकालनी है और हाइट अपन को दे रखी है 14। दिस इज इक्वल टू 88। तो देखिए 22 दूनी होता है 44, 44 का हो गया 2 बार में। 7 दूनी हो गया 14 और 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आप देखिए 2 पाई आर एच तो अपन को पहले से दे रखा है जो कि 88 के बराबर है। 2 पाई आर एच का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि 88 के बराबर है। तो यहां से केवल और केवल 2 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। पाई को वही फिर से 22/7 इंटू रेडियस है 1 तो 1 का स्क्वायर। देखिए ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 7 8 जा 56 की 6, 5 के रीच चला गया। तो 616 प्लस 44/7 ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 660/7। ऑप्शन नंबर 3। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी सच दैट एंगल बीएसी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जहां पे जो राइट एंगल है वो एंगल ए पे है। तो कुछ इस तरीके से बी ए सी, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री। एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी जो लाइन है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको डी पॉइंट अपन बोल सकते हैं। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ बीसी। तो बीसी की लेंथ अपन से पूछी जा रही है।
देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन सिमिलरिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डीएसी में, तो यहां पे आप देखिए ट्राइंगल ए बी सी में एक तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है और इसी तरीके से डीएसी में भी एंगल डी 90 डिग्री का है। तो दोनों में 90 डिग्री हो गया, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और इधर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों हो गए अपने पास बराबर। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो एंगल सी है ये दोनों में कॉमन है, एबीसी में भी एंगल सी आ रहा है और ट्राइंगल डीएसी में भी एंगल सी आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों में एंगल सी बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि दो एंगल बराबर हो गए। जब कभी भी किसी भी दो ट्राइंगलों में दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो यहां से जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो अपन जानते हैं कि उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएसी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो लेना है जिसमें बीसी इंक्लूड हो, क्योंकि बीसी की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ट्राइंगल एबीसी में ये बीसी है तो यहां पे ट्राइंगल डीएसी में क्या आएगा, एसी आएगा। ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड होएगी, मतलब बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर। तो यहां से ट्राइंगल एबीसी है 63 के बराबर और डीएसी है 7 के बराबर। दिस इज इक्वल टू बीसी तो अपन को फाइंड आउट करना है तो बीसी का स्क्वायर डिवाइड बाय एसी है 5 के बराबर, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया 7 का 9 बार में। तो यहां से अगर आप बीसी निकालेंगे तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 इंटू 25, मतलब बीसी इक्वल टू आ गया 3 इंटू 5, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर के बराबर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 66% ऑफ इट्स मार्क प्राइस ए मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%. If he sells the article at 80% of its mark price, then the profit percentage will be. तो यहां पे अपन मार्क प्राइस को 100 रुपीज मान लेते हैं। मार्क प्राइस के 66% पे बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 का 66%, दैट इज 66 रुपीज। 66 रुपए पे बेचने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट या नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मानूं तो 10% फायदा होने के बाद सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 110%। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये 110% की वैल्यू है। तो 110 से डिवाइड करेंगे और अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से तो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, 11 से 6 बार में 6 इंटू 10 60 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस हो गई 60 रुपए। अगर वो मार्क प्राइस के 80% पे बेचता तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता। देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा फिक्स रहती है, कॉस्ट प्राइस अपने पास जो आ गई यही रहेगी, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस पे क्या 80%, मतलब 100 रुपए का 80%, 80 रुपए। तो 60 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचा है तो 20 रुपए का फायदा है, कितने पे, 60 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। 20 का हो गया 3 बार में और 3 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 33, 1/3%, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। The following table shows admitted students in an institute during the academic year 15 से 20 in different courses. यहाँ पे अपन को एक टेबल दे रखी है जो कि 2015 से 2020 में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लिए हुए बच्चों का डेटा है। इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट। Which course had the highest growth rate in percentage during the period from 2015 से 2020? तो 2015 से 2020 में कौन से कोर्स ने हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई है, ये अपन से पूछा जा रहा है। देखिए अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो 1200 से हो गया 1400, मतलब एक तरीके से 200 बच्चे बढ़े कितने पे, 1200 पे। तो 200 बटा 1200 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं तो ये हो गया 200 का 6 बार में और 100/6 इक्वल टू 16.66%। इसी तरीके से अगर मैं साइंस की बात करूं तो 850 से हो गया 950, मतलब 100 स्टूडेंट बढ़े कितने पे, 850 पे। तो 100/850 मल्टीप्लाई बाय 100%। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया, ये 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, तो ये आ गया अपने पास 200/17। तो 200/17 मतलब 17 का एक बार में 17 और फिर हो गया 3, 3 का मतलब 30, तो 17 का एक बार में 17, 13 13 मतलब 130।
तो उसके हिसाब से 17 का 7 बार में, तो 11.7%। आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 450 से हो गया 750, तो 300 बच्चे बढ़े कितने पे, 450 पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट परसेंट आपको इधर ही दिख जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी अपन औरों का भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए ये हो गया अपने पास 150 का 2 बार में, 150 का 3 बार में, तो 200/3, 200/3 का मतलब कितना हो गया, दैट इज 66.66%। और मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 240 से 320, तो 120 बच्चे बढ़े कितने पे, 240 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 120 का 2 बार में मतलब 50%। तो अगर मैं देखूं हाईएस्ट ग्रोथ किसमें, तो हाईएस्ट ग्रोथ अपन को दिख रही है आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स में जो है 66.66% की ग्रोथ है। ऑप्शन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए बोर्ड मास का सवाल है, जब कभी भी बोर्ड मास का सवाल होता है तो सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद ओडीएमएस इसको परफॉर्म करना होता है, जहां पे ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ऑफ में भी करना मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ऑफ की जो प्राथमिकता है वो इस मल्टीप्लाई के साइन से ज्यादा होती है। मतलब अगर एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है, तो आप पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट है, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 17 + 15 डायरेक्ट अपन जानते हैं 32 के बराबर, और -16 + 13 कितना हो गया, -3। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोगों को क्या लगता है कि हमेशा बोर्ड मास के हिसाब से ए पहले आता है तो एडिशन पहले करना होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में करना होता है। अब काफी लोग इसमें क्या गलती कर देंगे, 16 + 13 कर देंगे, दैट इज कितना, 29, और फिर माइनस साइन लगा देंगे, वो लोग लिख देंगे -29। यहां पे वो गलती कर देते हैं। देखिए एडिशन ए पहले आ रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि एडिशन ही करना होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बराबर प्राथमिकता रखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले परफॉर्म करना होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि नेगेटिव नंबर्स को अपन ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे -16 + 13 करेंगे तो ये -3 के बराबर आएगा। तो ये देखिए ये तो हो गया 32 डिवाइडेड बाई 2, -11 + 16 × 4, -28 प्लस 13 × -3, इसको अपन हाथ के हाथ सोल्व कर लेते हैं। 13 3 जा -39। अब आप यहां पे देखिए बोर्ड मास के सवाल में ब्रैकेट तो खत्म हो चुका है, अब आता है डी, डी का मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 32/2 16 -11, साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं क्योंकि इसके आगे और पीछे प्लस और माइनस का साइन है, तो जब कभी भी प्लस और माइनस के साइन हो तो उससे आप ब्रेक कर सकते हैं उसको। मतलब एक तरीके से ये वाला डिवाइड और ये वाला मल्टीप्लाई साथ में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये ज्वाइन नहीं है, ये ज्वाइन है प्लस और माइनस के साइन के साथ। तो 16 × 4 64, -28 -39, तो 16 में से 11 गया तो 5, 5 + 64 मतलब 69, तो 69 माइनस 28 और 39 को आप जोड़ेंगे तो 8 और 9 17 की 7, एक कैरी चला गया, दैट इज, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। 18 men complete 1/5 of work in 10 days. How many people are required to complete 2/5 of the same work in 5 days? 18 आदमी 1/5 काम करते हैं 10 दिन में। तो यहां पे अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, जहां पे M का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्संस, आदमी औरत कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। D का मतलब है नंबर ऑफ डेज, T का मतलब है टाइम, टाइम जो है आवर्स में, और W का मतलब है वर्क डन। तो यहां पे अब देखिए 18 आदमी 10 दिन में 1/5 काम करते हैं, तो वर्क डन कितना हुआ, 1/5। यहां पे अपन को नंबर ऑफ आवर्स नहीं दे रखे तो उसको अपन हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से अपन को बताना है कि कितने आदमियों को 2/5 काम 5 दिन में करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मैन की जगह मैं x कर देता हूं, और नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 5 दिन, और कितना वर्क डन करना है 2/5। तो यहां पे 5 से तो 5 कैंसिल आउट, ये 5 का 2 बार में, तो देखिए x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, मतलब 72 दिन के अंदर, सॉरी 72 आदमी चाहिए जब जाके 2/5 काम 5 दिन में हो पाएगा। ABC are 3 points such that AB equal to 11, BC equal to 13 and AC equal to 24.
नंबर ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी। तो देखिए एबीसी 3 पॉइंट है जहां पे ए बी बी सी और ए सी ये अपन को दे रखा है। तो नंबर ऑफ सर्किल्स कितने गुजरेंगे, अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखेंगे ए बी बी सी और ए सी, तो ये आपको एक सिंगल लाइन दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि आप देखिए ए बी प्लस बी सी करता हूं तो ए सी के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी अपने पास है 11 के बराबर, बी सी है 13 के बराबर और ए सी है 24 के बराबर। तो 11 प्लस 13 24, मतलब ये सिंगल लाइन में है तीनों पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट सिंगल लाइन में, तो कभी भी कोई भी सर्किल इन तीनों पॉइंट से मिलके पास नहीं हो सकता, वो केवल 2 पॉइंट से ही पास हो पाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 0 सर्किल होंगे जो इन तीनों से पास हो पाए। 2 सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट एम। 2 सर्किल एक दूसरे को एम पे टच कर रहे हैं, तो एक सर्किल तो ये हो गया, दूसरा सर्किल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, PQ इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। PQ एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कुछ इस तरीके से। टू दी टू सर्किल P एंड Q आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एंगल MPQ इक्वल टू 38 डिग्री। तो M ये वाला पॉइंट था और MPQ ये जो है ये 38 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अपन से पूछ रहा है एंगल MQP। MQP मतलब ये वाला एंगल अपन से पूछ रहा है। देखिए जब कभी भी 2 सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, तो जो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो टचिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर मेरे को ये MQP निकालना है तो मैं बोल सकता हूं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक 90 हो गया तो बाकी 2 बच के 90 होंगे, तो 90 माइनस 38। 90 माइनस 38 अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 52 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। What is the area of region created by the two linear equations this and this bounded by these lines and the x-axis? देखिए एसएससी सीएचएसएल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे अच्छे सवाल आए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीजीएल में भी आएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर करके जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशंस अपन को दे रखी है, ये दोनों इक्वेशन और एक्स एक्सिस आपस में जो ट्राइंगल बनाती है उसका रीजन, उसका एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपन को लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। लाइन की इक्वेशन बनाना आसान होता है। सबसे पहले आप y को 0 डाल दीजिए, y 0 डालेंगे तो x आ जाएगा 3 के बराबर। मैं मान लेता हूं ये x एक्सिस है अपनी, ये y एक्सिस है। x 3 जो है वो मान के चलते हैं यहां पे कहीं होगा, तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट हो गया। अब x को 0 डालू तो y आ गया 6, मैं मान के चलता हूं कि y 6 यहां पे होगा। तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से पास होगी। ये बन गई अपनी पहली लाइन। दूसरी लाइन की अगर मैं बात करूं 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो सेम काम इसमें y इक्वल टू 0 आप डालिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। यहां पे कहीं मान लेते हैं कि -1 होगा, और अब मैं x को 0 डालू तो y आ जाएगा 2 के बराबर। मैं मान लेता हूं कि y इक्वल टू 2 यहां पे कहीं होगा। तो जो दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो जो ट्राइंगल अपना बना जिसका एरिया अपन को फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के मिला के। तो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस ये वाली है, तो ये वाला जो एरिया ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। ये वाला पॉइंट कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट अपन को मिल जाएगा। तो दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट होगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहां पे अगर मैं इन दोनों लाइंस को ऐड करूं तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x प्लस 2x इक्वल टू 4x और 6 में से 2 गया 4, मतलब x इक्वल टू आ गया 1। अब दोनों में किसी में भी x इक्वल टू 1 डाल दीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी। पहली वाले में अगर आप 1 डालें तो ये हो गया 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 4। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये जो पॉइंट है ये हो गया 1,4। अब आप देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना हो जाएगा, -1 से 3 गए, मतलब कितना हो गया 4 के बराबर। -1 से 0 1 और 0 से 3 3, तो टोटल कितना हो गया 4 के बराबर। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 4। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट जो होती है वो हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट मतलब 4,
तो 4 हो गई इसकी हाइट। तो यहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 के बराबर। तो एरिया कितना हो गया 8 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन नंबर 2। Following pie chart presents monthly expenditure by Sushma and Preeti in different heads. Sushma and Preeti make equal expenditure every month. सेम तरह का सवाल काफी बार एसएससी पूछ चुका है। पहले के जो सीजीएल के पेपर हुए थे उसमें भी ऐसा सवाल आया था, सीपीओ में भी ऐसे सवाल आए। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इनक्योर्ड बाय सुषमा एंड प्रीति। तो अपन को सेंट्रल एंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो यहां पे आप देखिए प्रीति का जो एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज में और सुषमा का एक्सपेंडिचर है रुपीज में। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, दोनों को सेम कर लेते हैं, मतलब सुषमा के एक्सपेंडिचर को भी अपन परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। तो देखिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए अगर मेरे से बोला जा रहा है एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन कौन सा है, एजुकेशन पे सुषमा खर्च करती है 7200, तो 7200 खर्च किया। और टोटल कितना है, टोटल अगर आप यहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो देखिए 7500 प्लस 2500 ये तो हो गया 10,000, 5000 प्लस 6000 हो गया मतलब 11,000, 11,000 प्लस 10,000 हो गया 21,000, 21,000 प्लस ये हो गया 9,000, दैट इज 30,000। तो टोटल आ जाता है 30,000 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज कितनी आ जाएगी आपके पास 72/3, दैट इज 24%। तो जो सुषमा का एक्सपेंडिचर है वो 24% का, प्रीति का एक्सपेंडिचर अपने पास है 24% का। एजुकेशन में प्रीति भी 24% ही खर्च करती है। दैट मीन्स अगर दोनों बराबर परसेंटेज में खर्च करती है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों का सेंट्रल एंगल भी बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 का। इफ A:B = 3:7 एंड B:C = 4:9 देन फाइंड A:B:C। तो देखिए इस तरीके के सवाल को अपन ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 3:7 मैच करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये है 3:28, 3:7 नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि ये आंसर नहीं होगा। ये फिर से 3:28 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये है 12:28, अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं तो देखिए 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में। तो ऑप्शन नंबर 3 में तो ए और बी का रेशियो आ गया 3:7 का। एक बार ऑप्शन नंबर 4 में चेक करते हैं तो उसमें भी 3:7 ही आएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। अब अपन B:C पे चलते हैं। B:C 4:9 होना चाहिए। 28 और 63 का रेशियो अगर आप देखेंगे तो देखिए इसको मैं 7 से काट सकता हूं, 7 से ये कट गया 4 बार में और 7 से कट गया 9 बार में। तो यहां पे अपने पास रेशियो आ गया 4:9 का। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 28:9, ये 4:9 का रेशियो नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Find the remainder when 179 multiply 172 multiply 173 is divided by 17। तो देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पे अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करने पे अगर मैं 179 को 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 17 का 10 बार में 170, मतलब यहाँ पे 9 रिमाइंडर बचेगा प्लस 9। इसी तरीके से यहाँ +2 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ +3 रिमाइंडर बचेगा। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 दूनी 18, 18 3 54, 54। अब 54 को फर्दर जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 17 का 3 बार में हो जाता है 51। दैट मीन्स कि रिमाइंडर आपके पास बचेगा 3 + 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। The area of rectangular field is 3600 मीटर स्क्वायर। If the field is 45 मीटर long, what is its perimeter? देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया अपन को दे रखा है और उसकी लेंथ दे रखी है, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर के लिए ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, तो ब्रेथ अपन निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां से अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 45। तो 45 का 4 बार में 180 होता है, 180 का डबल 360, तो मैं बोल सकता हूं 45 का 8 बार में 360। तो ब्रेथ आ गई 80 के बराबर। पेरीमीटर अपन से पूछ रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 टाइम्स लेंथ है 45 के बराबर, ब्रेथ है 80 के बराबर। 80 + 45 मतलब कितना हो गया अपने पास 125, 125 इंटू 2 250, तो 250 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। ए पर्सन वांट्स टू बाय 10 चेयर। एक आदमी 10 चेयर खरीदना चाहता है। दी टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज 4500। आफ्टर बार्गेनिंग दी शॉपकीपर एग्रीज टू डिक्रीज दी कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बाय 20%।
then the person purchased 10% more chair. What will be the cost of chair that he purchased? चलिए ठीक है, देखिए 10 चेयर वो खरीदना चाहता है और 10 चेयर की टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो है 4500, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद हर चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% का डिक्रीज हो जाता है। उस वजह से वो आदमी 10% चेयर ज्यादा खरीद लेता है। पहले वो 10 चेयर खरीदना चाहता था, अब 10% और खरीदेगा, 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स कि अब वो 11 चेयर खरीदेगा। 10 चेयर की कॉस्ट प्राइस है 4500, तो मैं बोल सकता हूं कि एक चेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 4500 बाई 10 दैट इज 450। इस 450 पे 20% का डिस्काउंट मिला है, तो 450 पे जब आप 20% का डिस्काउंट निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80%। तो 450 का 80%, तो यहां पे आप देखिए 45 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स कि एक चेयर जो है वो उसको 360 रुपए की पड़ी, उसने 11 चेयर खरीदी, तो 360 इंटू 11, तो 11 का 6 बार में 66 की 6 और 6 कैरी चला गया, 11 33 और 6 39। दैट मीन्स कि उसने कितने पैसे पे किए, 3960, ऑप्शन नंबर 3। यहां पे अपन को एक बार चार्ट दे रखा है विच रिप्रेजेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द ईयर 2001 एंड 2002। देखिए 2001 और 2002 में प्रॉफिट अपन को बताना है, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितनी इनकम हुई उसमें से अगर खर्चा निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो बचेगा अपना प्रॉफिट। तो इनकम है 60 के बराबर और एक्सपेंडिचर है 40 के बराबर, 60 माइनस 40 मतलब 20, तो यहां पे प्रॉफिट हुआ 20 का। ये जो सारा डेटा ये लाख में, मतलब 20 लाख का प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर मैं 2002 की बात करूं तो इनकम है 40 और एक्सपेंडिचर है 20 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40 माइनस 30 10 का। तो यहां पे दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस अपन को पूछ रहा है, 20 और 10 का डिफरेंस आप करेंगे तो 10 आ जाएगा, सारा डेटा लेख में, तो कितना हो गया 10 लाख, ऑप्शन नंबर 4। Study the given bar graph and answer the question that follows. The bar graph shows the production of kitchen appliances manufactured by 3 companies A, B and C over a period of 6 years from 12 से 17। तो ये जो बार ग्राफ है ये अपन को 3 कंपनी A, B और C का किचन अप्लायंसेज का मैन्युफैक्चरिंग बताता है 2012 से लेकर 2017 तक। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन लेख बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग द पीरियड 12 से 17 and the combined average of the production of company A in 12, 14, 15 and the production of company C in 14, 16 and 17 respectively। तो सबसे पहले तो अपन एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं कंपनी बी का 12 से लेके 17। तो कंपनी बी जो है वो ये बीच वाली है आपके पास, दैट इज कौन सी, ये ब्राउन कलर की। तो सबसे पहले तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, ब्राउन कलर वाले डेटा को, जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो 0 आ जाएगा आपके पास, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40, 40 और 3 43, 4 कैरी चला गया, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 630। टोटल कितनी कंपनियां आई, सॉरी टोटल कितने ईयर से, 12 से 17 मतलब 6 ईयर। तो 6 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना हूं, 6 का 1 बार में 0, 5 बार में 105, ये आ गया एवरेज कंपनी बी का। इसी तरीके से अपन को कंबाइंड एवरेज निकालना है कंपनी ए का 12, 14, 15 और कंपनी सी का 14, 16, 17 में। तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी ए का 12, 14, 15 में अपन ऐड कर लेते हैं। कंपनी ए कौन सी, कंपनी ए है अपने पास ये ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर वाले डेटा को ऐड करते हैं 12 में, 14 में और 15 में। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 100 प्लस 160 हो गया 260, 260 प्लस 150 मतलब 410 प्लस। इसी तरीके से कंपनी सी का 14, 16 और 17 में ऐड करना है, तो 14, 16 और 17 में ऐड कर लेते हैं। देखिए 14 तो ये 16 और 17, कंपनी सी है अपने पास ग्रे कलर की, ये 14, ये 16 और ये 17। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 0 आ गया, 4 और 1 5, 5 और 2 6 है, सॉरी 5 और 2 7, 1 1 2 2 1 3, 370 डिवाइड बाय, ये भी टोटल 6 नंबर हो गए, कंपनी ए में 3 और कंपनी सी में 3, तो टोटल 6 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 3 7 मतलब 780 बटा 6, 6 का 1 बार में 6 3 18 दैट इज 130। तो इन दोनों का अपन को लिखना है डिफरेंस, 130 और 105 का डिफरेंस आप लेंगे तो 130 माइनस 105
दैट इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन नंबर 1, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ए सर्किल ऑफ डायमीटर 26 सेंटीमीटर हैज टू इक्वल पैरेलल कोर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोर्ड्स। देखिए एक सर्किल है जिसका डायमीटर है 26 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, डायमीटर हो गया अपने पास 26 सेंटीमीटर, हैज टू इक्वल पैरेलल कोर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच। दो पैरेलल कोर्ड है, दोनों की लेंथ बराबर है 10 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोर्ड्स। तो मैं मान लेता हूं एक कोर्ड कुछ इस तरीके से और दूसरी कोर्ड कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों की लेंथ जो है 10-10 सेंटीमीटर की। तो यहां से अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कोड अपन से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो रेडियस अपन को पता चल गई, डायमीटर का आधा मतलब 13, तो ये हो गई 13 के बराबर। देखिए ये 10 सेंटीमीटर की कोड है, जो रेडियस होती है वो कोड को हमेशा बाइसेक्ट करती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगी, तो ये भी 5 होगा और इधर का भी 5। यहां पे मैं बोल सकता हूं 90 डिग्री बनेगा। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा 12 के बराबर। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि दोनों कोड की लेंथ बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटर से उनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। यहां भी 12, यहां भी 12, 12 + 12 24। तो दोनों कोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। The salaries of T in 12 months of a year are 12,000, 12,000, 12,000, 15,000, 15,000, 15,000, 21,000, 21,000, 21,000, 30,000, 30,000, 30,000। The average salary of T per month in rupees। देखिए एवरेज अपन को निकालना है, तो एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ। तो टोटल ऐड कर लेते हैं, तो 12 तिये हो गया 36,000, प्लस 15 तिये हो गया 45,000, फिर 21 तिये हो गया 63,000, और 30,000 इंटू 3 हो गया 90,000, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे? एक साल में हमेशा 12 मंथ होते हैं, तो डिवाइड बाय 12। अगर मैं ऐड करना चाहूं तो कितना आ जाएगा? देखिए सबसे पहले तो यहां पे अपन कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिए 4 बार में, 3 से ये हो जाएगा 12,000, क्योंकि अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया था, दैट्स वाई ये सारे 3 से कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। ये हो गया 21,000 और ये हो गया 30,000। तो 12 + 15 मतलब 27, 27 + 21 मतलब 48, है ना। 48 + 30 मतलब 78, 78,000 बटा 4, 4 का एक बार में, 4 का 9 बार में 36, 4 पंजे 20, 19,500। ऑप्शन नंबर 4। ए पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग ए थीफ हु इज 500 मीटर अहेड ऑफ हिम। तो देखिए एक पुलिसमैन है जो चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा है, ये पुलिसमैन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं चोर। दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। द स्पीड ऑफ थीफ जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। तो देखिए अपन मानते क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे आगे जाके पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। तो अब मैं बोल सकता हूं कि भैया पुलिसमैन ने चोर को भागते हुए पकड़ा होगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पुलिसमैन को जितना टाइम लगा होगा उतना टाइम चोर को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा होगा। तो यहां पे जब टाइम बराबर लिया जाता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। स्पीड का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 18 से एक बार में, 18 से 2 बार में, तो डिस्टेंस का रेशियो हो गया 2:1। ये 2:1 में 1 का गैप है। वो 1 का गैप क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में पहले ही 500 मीटर का अंतर था। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500 मीटर। पुलिसमैन कितना भागा? पुलिसमैन 2 यूनिट भागा, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर। अब आप देखिए 1 किलोमीटर वो भागता है और कितने की स्पीड से भागता है? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/36। तो ये तो आ गया आवर में। इसको अपन क्या करते हैं? सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का 6 बार में, 6 का 10 बार में, फिर 6 का 10 बार में, तो 10 × 2 10 मतलब 100 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1। Ramana spent 75% of his income. His income is increased by 25% and he increases his expenditure by 10%. By what percent are his saving increase? तो देखिए इनकम इक्वल टू हो जाता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैं मान लेता हूं कि रमाना की जो इनकम है वो 100 रुपए। बोला जा रहा है कि रमाना जो है
75% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर देता है, 100 रुपए का 75% निकालेंगे तो 75 ही आ जाएगा, मतलब 75 हो गया उसका एक्सपेंडिचर, तो सेविंग हो गई 25। ये एस का मतलब सेविंग है और ई का मतलब एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर और स्पेंड बराबर चीज होती है। बोला जा रहा है कि इनकम जो है 25% इंक्रीज हुई, 100 पे 25% का इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, तो इनकम जो है वो 125 हो गई। ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, एक्सपेंडिचर जो है 10% से इंक्रीज हो गया, तो 75 पे 10% का इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा 7.5, तो 10% का इंक्रीज मतलब 7.5 का इंक्रीज, तो कितना हो गया ये अपने पास 82.5। तो अब सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग इक्वल टू हो गई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 125 में से अगर आप 82.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 17.5, दैट इज इक्वल टू कितना 42.5। तो जो उसकी सेविंग है वो 25 से बढ़कर 42.5 हो गई, तो कितनी बढ़ी 25 से बढ़कर 42.5 मतलब 17.5 बढ़ी कितने पे 25 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे अगर आप देखिए 25 का 0.7 बार में हो जाता है 175, तो मैं बोल सकता हूं 7%, सॉरी 70%, 70% की जो है इंक्रीज हो गया उसकी सैलरी में। ए फ्रैक्शन 3/5 is decreased by 255, the result fraction is then increased by 20%. What is the percent increase or decrease in the value of the original fraction? A fraction 3/5 is decreased by 2/5, 3/5 जो है वो डिक्रीज हो जाता है 2/5 से। चलिए ठीक है, तो फ्रैक्शन है 3/5, इसमें 2/5 को अपन ने हटा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इंक्रीज बाय 20%, तो 1/5 जो है वो 20% बढ़ जाता है, 20% का मतलब भी होता है 1/5, तो 1/5 को जब आप 1/5 बढ़ाओगे तो 1/5 का 1/5 निकालने का मतलब कितना हो गया 1/25, तो 1/5 को 1/25 बढ़ा दिया, ये कितना आ गया अपने पास 25 एलसीएम आ जाएगा 5 का 5 बार में, और ये एक दैट इज 6/25, तो 6/25 हो गया। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो 3/5 से 6/5 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो सबसे पहली बात तो ये डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। 3/5 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, ये होता है अपने पास 60% के बराबर, और अगर 6/25 की मैं बात करूं तो देखिए 6/25 का मतलब हो जाता है 24%, 25 का 4 बार में 100, 4 इंटू 6 24%, तो 60 से हो गया 24, मतलब कितने का डिक्रीज है, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं 36 का डिक्रीज है, कितने पे 60 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा 6 का 6 बार में, तो 60% का डिक्रीज हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ए मैन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹5,000 on simple interest for 5 years such that the rate of interest for the first 2 years is 10% per annum। एक आदमी है जो 5,000 इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, सच दैट की रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years is 10% per annum, for the next 3 years it is 12% per annum, how much interest will he earn at the end of 5 years। देखिए 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, 2 इंटू 10% मतलब 20%, प्लस अगले 3 साल पे 12% के हिसाब से 3 साल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3 इंटू 12 36%, तो टोटल जो 5 साल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 20 प्लस 36 मतलब 56%, तो 5,000 का 56%, हाउ मच इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट होएगा 5,000 का 56%, तो 56% ऑफ 5,000, कितना आ जाएगा ये 5 6 30 की जीरो, 3 कैरी चला गया, 5 पंजे 25 और 3 28, 2800, ऑप्शन नंबर 1। If the surface area of cuboid is 108 मीटर स्क्वायर, then find the height of the cuboid whose length is इतना and breadth is इतना। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, दिस इज इक्वल टू 108। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, बस हाइट अपन को निकालनी तो उसको एच ही छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ पुट कर देंगे, 6 18 प्लस 3h प्लस 6h, दिस इज इक्वल टू 108। तो यहां से आप देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा अच्छा खासा, पहले तो 2 से ही कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से 54 बार में, फिर 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से 6 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, और 3 से ये कितनी बार में चला जाएगा 18 बार में। तो यहां से आ गया अपने पास 6 प्लस 3h इक्वल टू 18, दैट इज 3h इक्वल टू 12 के बराबर
तो 3 से 4 बार में, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ जाएगी 4 मीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे अगर आप जाएंगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा पूरा की पूरा विद सॉल्यूशन। जो भी काम यहाँ पे अपन ने किया है सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा इन दी पीडीएफ फॉर्मेट, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।